वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हाल ही में जुड़े यूक्रेन और रशिया के विवाद से है कि आखिर कैसे जो हमारे भारतीय जो स्टूडेंट्स थे और जो भी जितने भी भारतीय थे वो कैसे वहां से निकले और कैसे एक देश ने उनको वहां से बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के उन्होंने अपना लिया और वहां से भारत भेजने में उनकी मदद करी। दोस्तों, ये एक हम सभी जानते हैं कि कहते हैं कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। हालांकि कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, ये चीज़ प्रूव हुई है। एक भारत के ही एक ऐसे महाराजा थे ब्रिटिश टाइम के, जिन्होंने पोलैंड के 1000 बच्चों की ऐसी मतलब एक हेल्प की थी, वो पोलैंड के बच्चों की, जो आज जाकर भी पोलैंड जो है उस चीज़ को हमारे लिए एक उसकी तरह मानता है, एक गिफ्ट की तरह मानता है और वो आज भी उस चीज़ का शुक्रगुजार है। इसीलिए वहाँ पोलैंड के जो बच्चे, पोलैंड में जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स थे, उनको वहाँ से भेजने में पोलैंड ने हमारी मदद करी। तो क्या है वो स्टोरी, आज जो दोस्तों इसको जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों कहानी ये शुरू होती है लगभग आज से 82-83 साल पहले की ये स्टोरी है। उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर, ब्रिटिश हुकूमत का राज चलता था भारत में, जब की बात है ये। और यहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि यूक्रेन में हो रहे विवाद में लगभग वहाँ पर जो है यूक्रेन में हमारे 21,000 के आसपास भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय वो रहते थे वहाँ पर। लेकिन जब वॉर हुई, इस वॉर के बीच में क्या हुआ, जब जैसे कि रशिया और यूक्रेन के जो लड़ाई चल रही थी, इसकी वजह से वहाँ से उनको वहाँ से आना पड़ा भारत। लेकिन हालात ऐसे हुए कि आ नहीं पा रहे थे और वहाँ पर फंस गए थे, क्योंकि गोलीबारी हो गई थी, बमबारी शुरू हो गई थी, मिसाइलें दागी जा रही थी, जिस वजह से सभी की जान थी वो खतरे में थी। और जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ से फिर लाया गया मिशन गंगा शुरू किया गया, उसके तहत वहाँ से लाया गया वहाँ के सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को और सभी को। तो आखिर ये हुआ कैसे दोस्तों? देख, पोलैंड नाम का देश है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पोलैंड ने बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पासपोर्ट या बिना किसी चेकिंग के वहाँ से उनको भेजना शुरू किया। और सबसे ज़्यादा जो भारतीय यूक्रेन से लौटे थे, वो पोलैंड के ज़रिए ही लौटे थे भारत। तो ये पोलैंड ने वहाँ पर जो है सबकी मदद करी और वहाँ पर दवाएं दी, खाना दिया, शेल्टर दिया, हमारे भारतीय लोगों को रहने के लिए जगह दी और उनकी मदद करी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी। और वहाँ से सेफली हमारे भारतीयों को वापस इंडिया में भेजा गया। अब दोस्तों, बात ये जब शुरू होती है, जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये शुरू होती है जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले की और वर्ल्ड वॉर के बाद की भी। जब 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को 1939 में जर्मनी की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला किया था। लगभग 1.5 लाख सैनिक लेकर जो नाजी सेना थी उसने पोलैंड पर हमला किया और साथ ही साथ वहाँ पर तबाही मचाने लगा। अब उसी के साथ क्या हुआ, रशिया, यूएसएसआर था उस टाइम पर, यूएसएसआर ने भी, सोवियत संघ ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया। अब दोनों तरफ से जो है हमला होने लगा। जैसे आज जो है रशिया उस पर, यूक्रेन पर कर रहा है, सेम वैसे ही उस वक्त भी किया था, गोलीबारी शुरू कर दी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे उस बीच में, और पता ना जाने कितने लोगों की जान गई थी दोस्तों। मतलब तबाह कर दिया था पूरी तरह से, जैसे आज किया जा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, गोलीबारी की जा रही है। और उस वक्त तो पोलैंड पर 2 देशों ने हमला किया था, जर्मनी की नाजी सेना ने और साथ ही साथ रशिया ने भी हमला कर दिया था। अब सोवियत संघ ने उस वक्त पर क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर क्या किया कि वहाँ पोलैंड के जो थे, जो मर्द थे, मतलब जितने भी जेंट्स थे, उन सभी को मार दिया, ज़्यादातर लोगों को, और ज़्यादातर को शेल्टर दिया यूएसएसआर ने अपने यहाँ पर उसके बदले में उन्होंने उनको मजदूर बना लिया, उनको बंदी बना लिया वहाँ पर, उनसे मतलब मजदूरी कराने लगे, ठीक से खाना नहीं मिलता था और मतलब जानवर से भी बदतर ज़िंदगी हो गई थी उन लोगों की वहाँ पर। और उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे और सिर्फ औरतें ही रह गई थी पोलैंड में ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया था पोलैंड के। अब इसी बीच में क्या होता है, सोवियत संघ फिर जब बाद में ये ख़त्म होता है, फिर पोलैंड को देश का दर्जा मिलता है, सभी स्वीकार करते हैं उसको। तो ये यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ पोलैंड के जो नागरिकों को, जिन्हें उन्होंने मजदूर बना कर रखा हुआ था, उनको जो है आज़ाद कर देता है, आज़ाद करने की घोषणा करता है
और वो उन लोगों को भर भर कर जहाज़ों में भर देते हैं और रवाना कर देते हैं ऐसे ही किसी भी देश की तरफ। और साथ ही जैसे कि अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत की तरफ अब जहाज़ों से जा रहे थे सभी, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं था जो उन लोगों को अपने देश में पनाह दे, या कोई भी ऐसा नहीं था जो उन लोगों को स्वीकारे अपने देश में। तो एक ऐसा ही जहाज़ था दोस्तों, जिसमें कि 1000 छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों की उम्र जो थी 2 से 17 साल की उम्र थी, मतलब कि कोई भी 18 साल का भी नहीं था उन बच्चों में से। अब वो एक जो जहाज़ था जिसमें 1000 बच्चे थे, वो 1000 बच्चों का एक जहाज़ पहले कई देशों से होता हुआ गुजरा, लेकिन सभी देशों ने उस जहाज़ से मुंह मोड़ लिया। किसी ने भी उसको अपने देश में पनाह नहीं दी, किसी ने भी, सबने मना कर दिया कि हम आपको जगह नहीं दे सकते हैं अपने देश में। तो वो वैसे ही निराश थे। अब ऐसे ही करते 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 1941 में दोस्तों वो जहाज़ जो था आकर मुंबई के किनारे पर रुकता है। और जब वो मुंबई के किनारे पर रुकता है तो वहाँ जाकर बात करते हैं, और उनको उस टाइम पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, तो वो लोग भी उसको मना कर देते हैं जहाज़ को कि अब हम भी आप लोगों को नहीं यहाँ जगह दे सकते हैं, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मना कर देती है, ब्रिटिश हुकूमत भी मना कर देती है। तो ये सुनकर उनके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है कि अब जाएं तो जाए कहाँ। छोटे छोटे बच्चे थे उसमें जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ठीक से खाने को नहीं दिया जाता था, मजदूरी कराई जाती थी छोटे छोटे बच्चों से। तो अब वो, जिसमें कुछ पोलैंड अधिकारी भी थे, अब उन पोलैंड अधिकारियों को ये पता था कि भारत में अभी भी कई प्रांतों में, उस टाइम प्रांत हुआ करते थे, राजा रहते हैं, कई राजा हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, अगर हम उनसे मदद मांगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तब क्या करते हैं कि वो पोलैंड अधिकारी एक अपील जारी करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें एक बार बात करने दी जाए हमसे, उनसे, राजाओं से। तो वो अपनी अपील करते हैं कि हमारे साथ छोटे छोटे 1000 बच्चे हैं, अब इनके माँ बाप भी नहीं हैं और ये बिल्कुल अनाथ हो चुके हैं, तो कृपया करके आप हमें इन बच्चों को यहाँ पर शरण दीजिए। तो उनकी ये जो अपील थी ये काम कर जाती है। उनकी अपील को जो राजा थे, जिनका नाम था महाराज दिग्विजय सिंह, जो कि नवनगर के राजा थे, गुजरात के। तो यहाँ के जो राजा थे, उनके दादा का नाम था रणजीत सिंह, जिनके नाम पर आज जो है रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, ये इन्हीं के नाम पर है, रणजीत सिंह के। जो डोमेस्टिक क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है रणजी ट्रॉफी, ये इन्हीं के नाम पर खेली जाती है, रणजीत सिंह के। तो उनके पोते थे महाराज दिग्विजय सिंह, जो नए नए राजा बने थे नवनगर के। वो इस चीज़ को स्वीकारते हैं, सुनते हैं, और वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाकर उनसे ये कहते हैं कि मैं इनको अपनाऊंगा बच्चों को, और इनको मैं अपने यहाँ पर सहारा दूंगा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर वो काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, तुम्हें देना है तो दो, पर इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। उसके बाद जो महाराज दिग्विजय सिंह जी थे, वो खुद जाते हैं और बच्चों से मिलते हैं, और उनको एयरपोर्ट से, वहाँ से, सॉरी, बंदरगाह से रिसीव करते हैं, और सभी को मिलकर और उनको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, और आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ये बोलकर वो उन बच्चों को लेकर आते हैं। फिर अपने यहाँ पर वो एक गेस्ट हाउस बनवाते हैं। उस गेस्ट हाउस में उन सभी बच्चों को रहने के लिए जगह देते हैं, और साथ ही साथ वो सभी वहाँ रह रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि जो पोलैंड के वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाले वाला फूड खाते हैं और वो लोग इतना ज़्यादा मसाले वाला फूड खाते नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए वो पोलैंड से उसी वक्त वहाँ से शेफ़ मंगाते हैं, 7 शेफ़ मंगाते हैं वहाँ से, पोलैंड से, और उनको बोलते हैं कि बच्चों के लिए खाना बनाइए आप, जैसा उनको पसंद हो। फिर वो धीरे धीरे करके आगे, उनके लिए जैसे बढ़ रहे थे बच्चे, उम्र बढ़ रही थी, तो उन्हें पढ़ना भी था, पढ़ाई लिखाई भी थी। तो फिर वही लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी। उसी चक्कर में वहाँ से उन्होंने पोलैंड से टीचर्स को बुलाया और टीचर्स को कहा कि आप इनको पढ़ाइए। इसी तरह से उन्होंने देखते ही देखते एक भारत के अंदर एक ऐसा लगता था कि छोटा सा पोलैंड बना दिया हो उन बच्चों के लिए, और उन्हें मतलब अच्छी शिक्षा दी, अच्छी सारी चीज़ें दी, सभी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई उस टाइम पर, और उन्होंने उनको पाला पोसा एक गार्जियन की तरह अपने। और जिस चीज़ का आज तक भी पोलैंड गवर्नमेंट जो है शुक्रगुजार है, और आज भी दोस्तों कहा जाता है कि जो वहाँ की सरकार है
वो हमेशा इस चीज़ को याद रखती है और कभी नहीं भूलती है, और यही वो रीज़न है। उसमें से कुछ बच्चे जो थे, कहा जाता है कि अभी कुछ साल पहले भी वहाँ वापस आए थे भारत में वो, और भारत आकर उन्होंने यहाँ का दौरा किया। जी हाँ, उन्होंने अपना बचपन बिताया था और वो सारी यादों को ताज़ा किया और बताया लोगों को कि हम यहीं पर रहा करते थे, पढ़े थे हम यहीं पर, और हमारा बचपन जो बीता था वो यहीं भारत में नवनगर में, जो जामनगर से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर बीता था। तो इस चीज़ के लिए उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाता है। पोलैंड में भी, पोलैंड में उनके नाम पर एक पार्क भी बनाया गया है दोस्तों, जिस पार्क का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है डोबोर्गो महाराज डी, मतलब कि एक अच्छा राजा। जी हाँ, पोलैंड की सरकार जो है आई गई, बदलती रही, अलग अलग पोलैंड की सरकार आती रही, लेकिन कभी भी वो जो है महाराज दिग्विजय सिंह के इस काम को कभी नहीं भूले दोस्तों। और आज वो 82-83 साल पहले किया हुआ वो एक अच्छा काम, जिसका फल आज मिला है हमारे भारतीय भाइयों को, सभी को, जो पोलैंड ने उनको बिना सोचे समझे किसी भी देश की, क्योंकि जब कोई जाता है तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं उसके बाद ही, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन में जब विवाद हुआ उसके तुरंत बाद ही उनको बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी चेकिंग के तुरंत ही अपने उसमें लिया अंडर में, और उनके लिए खाने की, पीने की सारी व्यवस्था करी, शेल्टर्स दिए, और बिल्कुल सही सलामत उनको भारत पहुंचाने में मदद करी है दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी थी दोस्तों आज की, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।